बैठे में अगर वो उसके 24 घंटे भी गुजार ले तो मेरे ख्याल से खड़े होकर जो है ना उनको सलूट ही किया जा सकता है, क्योंकि वो इस सिनेरियोस के अंदर नहीं रह सकते, वो लम्हों भर में मर जाएंगे। नहीं यार, मगर मसला ये नहीं है कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, सही है ना। मसला ये है कि मुल्क के हालात चलो मान लिया, वो आप 1-2 दिन के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। मसला ये है कि उस मुल्क के हालात को देख के लोग अपनी चीज़ें बेच के आते हैं, और उन चीज़ों को बेच के ब्राइट फ्यूचर की तरफ बंदा जब जा रहा होता है ना, और उस ब्राइट फ्यूचर को ढूंढने के चक्कर में कोई माँ अपना बेटा खो दे, कोई बीवी अपना शौहर खो दे, कोई बहन अपना भाई खो दे। ये सारी चीज़ें एक ऐसी हैं कि हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं और जो इस चीज़ों को देख के आए हैं और जो इस चीज़ों को समझ के आए हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनसे इंफॉर्मेशंस ग्रैब करके हमारे इन अहबाबों को बताना। समझ रहे हो भाई? के हाथ में भी है कि अपने आप को वो ठीक कर सकती है। हकीकत ये नहीं कि हमारी एजेंसी ये सब करती है भाई, हमें खुद भी सोचना चाहिए। हमारी जान है, अल्लाह ने हमारे अच्छे कामों के लिए दी है, हमें ये इसका हमें ख्याल रखने से अच्छी तरफ लेके जाना है। हम खुद एक गलत रास्ते पे चल रहे हैं, एजेंसी वाले तो नहीं हमें भाई बोल रहे किस रास्ते पे आप लोग जाओ, हम खुद भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं अगर करने की कोशिश करें। जरूरी ये नहीं कि हमारी हुकूमत ऐसी है। बिल्कुल जी जी बोले। जो है ना पंजाब वाली साइड पे जहाँ से ये लोग आते हैं, गुजरात और इस तरह गांव वगैरह से जो आते हैं ना ये, तो उधर इलिटरेट तबका ज़्यादा है, ठीक है। स्कूल नहीं पढ़ा हुआ, खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, इस तरह के काम कर रहे होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। तो बेहतर ये होता है, अब जैसे मैं स्टूडेंट वीज़ा को बोल रहा हूँ तो उसके लिए भी आपका स्कूल पढ़ा हुआ होना लाजमी है, इंटर होना लाजमी है, ताकि तो अगर किसी ने वो पढ़ा हुआ है तो फिर तो ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा ही अप्लाई करे, डंकी की तरफ ना जाए। लेकिन अगर किसी ने ना भी पढ़ा हुआ हो तो आप कोई छोटा मोटा कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, उसमें अप्लाई करो। डिप्लोमा पहले कर लो पाकिस्तान से, ठीक है। कोई लैंग्वेज का कोर्स कर लो, ठीक है। बेसिक से आप चलो, कोर्स वगैरह कर लो, उसके बाद फिर अप्लाई करो, ठीक है। बिल्कुल ही खाली ना हो, क्योंकि अब पढ़ा लिखा नहीं होता फिर क्या होता है, डंकी की तरफ जाता है। ऐसा ही है भाई। पहले आप किसी कोर्स में अप्लाई कर दो, जरूरी नहीं फिर आप पूरा 1 से लेके 10 क्लास पढ़ो, स्कूल पढ़ो, यानी आप डिप्लोमा अप्लाई कर दो। डिप्लोमा में मतलब आपको किसी न किसी मामले में स्किल्ड होना चाहिए, जहाँ पे आप अपने आप को किसी भी स्लॉट के अंदर डाल सको। ऐसा नहीं है कि स्किल्स वीज़ा होते हैं दुनिया भर में, स्किल वीज़ा होते हैं, ठीक है। आप लेबर का कोई काम करो, प्लम्बर का कर लो, इलेक्ट्रिशियन का कर लो, उसका डिप्लोमा ले लो, और जो है ना उसकी बेस पे आप आगे अप्लाई कर दो, ठीक है। ये भी एक बेटर वे है। फिर आप मारखोर तक गए, वो मारखोर क्या ना, माशकल का तक, फिर उसके आगे का सफ़र। उसके आगे का सफ़र भाई ये था कि हम वहाँ पे पहुँचे हैं, एक रात हमें लग गया ऊपर जाते वक्त। एक रात हम 4 बजे स्टार्ट हुए हैं दिन के, और तकरीबन सुबह के 4 बजे हम वहाँ पे ऊपर पहुँचे हैं। उसके बिल्कुल ऊपर जहाँ से नीचे जाने का दूसरी साइड ईरान के अंदर इंटर होने का रास्ता था। ईरान के अंदर पाकिस्तान से ईरान के अंदर पाकिस्तान से ईरान के अंदर इंटर होने का रास्ता था। तो वहाँ से हमें भाई उन्होंने तो बोला कि चलो अभी 4-5 घंटे रेस्ट कर लो, ऊपर पत्थरों के ऊपर लेट जाओ, सो जाओ। वहाँ पे अब कहाँ नींद आती है आपको भाई, चाहिए आपकी जान पे भी बनी होती है, आपकी मजबूरी भी होती है। क्या होता है कि वहाँ पे जाके आप फंस जाते हो भाई। अभी आपके पास टाइम है, वक्त है कि भाई सोच के अपनी ज़िंदगी के लिए आप फैसला करो, अपने फ्यूचर के लिए कि कौन सा अच्छा है मेरे लिए, कौन सा बुरा है। सब कुछ बताने का मतलब यह है कि भाई आप लोग सोचो इसके बारे में, देखो कि भाई ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं। अच्छा, पाकिस्तान से ईरान तक के कितने दिन का सफ़र था भाई? कुछ तो वक्त बहुत कम लगता है। पाकिस्तान से ईरान तक आना तो बहुत आसान है, मतलब इतना दूर नहीं बनता। 24 घंटे आपने बताया सिर्फ कोयटा तक, उसके आगे 24 घंटे आप कर लो भाई, तकरीबन उसके ईरान के बॉर्डर तक के 48। और वो जो मैं आपको पहाड़ी बोल रहा हूँ 24 घंटे उसके हो गए। 3 दिन मतलब ईरान के अंदर इंटर होने में आपको लग जाते हैं। उसके बाद अगर नॉर्मली देखा जाए भाई, सख्ती ना हो इतनी ज़्यादा, मतलब अभी तो बिल्कुल भाई बंदे को ऐसे होता है ना कि चलने का मौका भी नहीं मिल रहा, कि इतनी सख्ती ज़्यादा है, बहुत हर तरफ ध्यान हो रहा है, बहुत सिक्योरिटी हो गया, बहुत ज़्यादा आपकी चेकिंग हो रही है हर गाड़ी में, बचने के चांसेस ही नहीं है भाई आपके पास। ईरान से टर्की तक का कितने दिन का सफ़र है? नॉर्मली आप भाई देखा जाए, जब मैं आया था तो मुझे पूरे 40 दिन लगे थे पाकिस्तान से लेकर तुर्की में आने तक। 40 दिन में रास्ते में लगे थे। और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे साथ होते हैं, उनको 1 हफ्ता लगा 7 दिन तुर्की में आने तक। क्या कि उसमें ये था कि जो जब वो आए थे उस वक्त हालात ठीक थे, जब मैं आया था थोड़े से बिगड़े हुए थे, अब तो बिल्कुल भाई बिगड़ गए हैं, अब तो आने के चांसेस ही नहीं है आपके। 40 दिन भाई मेरे, तो कैसे और सर्वाइव वो भी किया? भाई बकरा ईद के दिन थे जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था। बकरा ईद की रात थी, बिल्कुल बकरा ईद की रात थी, उसके सुबह अजान होनी थी, बकरा ईद की नमाज़ पढ़नी थी सब जिस दिन मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था। और इतनी मुश्किल था भाई, बहुत मुश्किल टाइम था हमारे लिए। अच्छा, ईरान से हो गया, पहले मुश्किल थे वीज़े, ऐसी चंद कंट्रियाँ थी जिनके नहीं मिलते थे आपको, अब वो भी मिलते हैं भाई। अगर आप जेन्युइन तरीके से चलो, रूल के उनके साथ मुताबिक चलो, तो सब कंट्री आपको वीज़ा देगी।
अच्छा, टर्की के जब वहाँ से आप ईरान से निकलते हो तो टर्की में वो कहाँ कहाँ तक का ट्रैवल होता है और फिर कहाँ छोड़ते हैं और कहाँ से फिर किस तरह निकलना होता है, उसका थोड़ा सा बताइए। जी अभी मैं आपको मार्शल की पहाड़ियों का बता रहा था, तो वहाँ से निकलता है तो हमें लेके जाता है माको की पहाड़ियों से निकाल के आगे बम चौकी आती है, उसको बोला जाता है बम चौकी, उसका नाक है बम चौकी। तो उसको भाई एक दिन ही लग जाता है क्रॉस करने में। उसके अंदर भी रेगिस्तान काफ़ी आ जाता है आपके पास, गाड़ियाँ डाले मस्जिद, जैसे हमारे पाकिस्तान जानवर लेके जाने वाले नहीं होते बड़े मस्जिद, वैसे गाड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर नीचे बिठा के आपके ऊपर तिरपाल डाल दी, चादर डाल दी, कुछ भी ढकने के लिए आपको बंद कर दिया उसके अंदर। तो ऐसे भाई वो ट्रैवल करवा रहे होते हैं वहाँ से निकलवा के, तो भाई उस पर भी ये खतरा होता है कि आप जहाँ पे आपको बिठाला हुआ है ना, एक मैदान होता है, कोई सेफ घर नहीं होता आपके पास, तो किसी वक्त भी पुलिस आ सकती है, आपको पकड़ के ले जा सकती है, उसमें आपका सब कुछ ज़ाया, कुछ आपको फ़ायदा नहीं होगा। मतलब पूरा रास्ता जितना भी आपने ट्रैवल करना है ना भाई, वो भी सारा आपके लिए बिल्कुल खतरनाक है, जान का रिस्क जान का अलग है, रिस्क है, पकड़े जाने का पकड़े रिस्क सब अलग कुछ। है। इसका मतलब ये तुर्की में इंटर होके भी वही है। अच्छा, तुर्की में इंटर होके रहने का भी भाई वही सीन है। अभी मैं रह रहा हूँ, अभी मुझे खुद को बहुत रिस्क है। अभी आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत आप भाइयों के लिए कर रहे हैं, पर खुद अंदर से डर के कर रहा हूँ भाई, मेरे पास पेपर नहीं है अनलीगल। मैं आप लोगों की तरह आया था, मुझे इसलिए बहुत इसके बारे में इल्म है कि आगे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मैं आज घर से निकला हूँ, वरना मैं घर से बाहर नहीं निकला। ये आपकी बड़ी मेहरबानी है भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी है। बेसिकली यार मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाने का इसलिए होता है, मैं और भाऊ मिर्ज़ा हम लोग वीडियोस ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालने का मकसद ये है कि यार एटलीस्ट जो प्रीवियस लोगों ने किया हम वो करने नहीं आए। हम अपनी ज़ात से अगर किसी एक बंदे को भी हेल्प आउट कर देंगे ना, लाइक डॉक्यूमेंटेशन में हाउ टू अप्लाई TRC, हाउ टू अप्लाई वीज़ा, हाउ टू कंप्लीट योर डॉक्यूमेंटेशन, तो हम समझेंगे यार हमने अपना काम फुलफिलमेंट कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा घर बना रहा है तो आप भी वो घर बना सकते हो। अब एक कोई वीडियोस बना रहा है कि ये कितना खूबसूरत है, हम भी बनाते हैं, मगर मेरा जो मोटिव है ना भाई, मैं जिस तरह अपने पैसे खर्च करके आया हूँ और भाव ने जिस तरह टाइम गुजारा है, मिर्ज़ा ने टाइम गुजारा है, मेरी कोशिश ये है कि अगर एक बंदा भी सही डिसीजन ले के ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर ले, अगर उसको इन्फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है, वी आर हियर टू हेल्पिंग यू आउट। आप DM करो, मैसेज करो हमें, हम वी आर द पर्सन हु एक्चुअली गोइंग टू हेल्पिंग यू आउट ईच एंड एवरी पार्ट। समझ रहे हैं? हमने वो गलती करने से रोकना है उन लोगों को जो अपनी जान का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, जो अपने प्यारों को बीच ऐसे रास्ते में छोड़ जाते हैं अल्लाह वास्ते, वो होने से रोकना है हमने। बेसिकली ना एजुकेट करना है लोगों को, और YouTube वीडियोस दुनिया देखती है, और सबसे बड़ी पावर भाई आजकल सोशल मीडिया के अंदर है, और हमसे जितना हो सकेगा, जहाँ जहाँ जा सकेंगे, जितनी हमारी हैसियत औकात होगी, हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। जब आप टर्की आए, अवान शहर बताया, अवान शहर के बाद क्या सिनेरियो रहे वो बताएं। वहाँ से भाई मेरे ये रहा कि बॉर्डर मैंने क्रॉस कर लिया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भाई आगे हमें मिले 2 बंदे, एक कोड वर्ड होता है हमारे पास, वो भी भाई बहुत ख़तरनाक होता है। कोड वर्ड जो हमें दिया जाता है ना, उसकी बहुत हमें एहतियात करनी पड़ती है, इसलिए कि भाई वैसे अभी जैसे भाव बात कर रहे थे किडनैपिंग की ईरान के अंदर, वो तुर्की के अंदर भी होती है। अगर आपके आगे कोई गलत बंदा खड़ा हो ना, आपको बोल दे कि भाई आ जाओ, उसके पास नहीं आपने जाना। सबसे पहले उसे वो कोड वर्ड बताना है, उसका आपको वो जवाब राइट देगा तो फिर आपने उसके पास जाना है। अच्छा। अगर रॉन्ग देगा तो फिर आपके भाई उसके पास नहीं जा सकते। वो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि भाई किस ये हमारा बंदा है, ये हमारा बंदा है, तो वो कोड वर्ड होता है। कोड वर्ड होता है हमारा, ठीक है। तो वो भाई बताने के बाद हमें उठाना पड़ता है। कोई चंद दोस्त ऐसे थे हमारे कि वो बिछड़ गए, हमसे अलग हो गए रास्ते में, तो उनके साथ यही सीन हुआ कि कुछ अलग बंदे खड़े हुए थे एक साइड पे, उन्होंने इशारा करा खुद को बचाने के लिए, तो वो उधर चले गए उनके पास। तो बाद में हमें खबर मिली कि भाई उनके साथ बहुत जुल्म हुआ, पाकिस्तान चले गए, किसी का हाथ कट गया, किसी का कान उतार दिया, किसी की टांग तोड़ दी, सबको ज़ाया कर दिया, और पैसे भी ले लिए। पैसे भी ले लेने लिए के बावजूद भी जिस्मानी अज़ा काट दिए। सही है भाई, पैसे लेने के बाद भी उन्होंने ये किया, कम से कम 10 लाख 20 लाख एक बंदे से लेके, फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने ये सब यार आप यकीन मानिए 10 से 20 लाख के अंदर अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू करें तो शायद इससे कहीं ज्यादा यूरोप अप्लाई कर सकते हो, और सिर्फ आपने 6 महीने वेट करना है। यू हैव व्हाट यू नीड टू डू जस्ट ट्रांजैक्शंस। उसके बाद मेरे भाई अवान शहर में आए हम, तकरीबन लगे हमें 4-5 घंटे लगे। ठीक है ना भाई। ईरान से जो एक्चुअली सफ़र शुरू होता है टर्की का, आप ईरान पहुंच गए, ईरान के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी आपने थोड़े से बताए कि अब तो ईरान में ऐसा है कि पकड़ने के बाद भी वो पैसे लेते हैं, समटाइम्स छोड़ देते हैं और समटाइम्स मार देते हैं। मार देते हैं बिल्कुल, बंदे को
काट पीट के बकौल फेंक देते आपके, हैं भाई, उनको हाँ, कुछ और नहीं आप ऐसी न्यूज़ आती भी रहती हैं। ऐसे ही। ये न्यूज़ उनको आती है जो सिस्टम में रहते हैं। ईरान से तुर्की तक 40 दिन, ऐसा ही है? 40 नहीं, सॉरी, पाकिस्तान से, पाकिस्तान मतलब टोटल पाकिस्तान से 3 दिन ही लगते हैं ईरान तक। जैसे भी हालात ख़राब होना 3 से 4 दिन ईरान में इंटर होने हैं। ईरान के बाद आगे जो है ना मेन वो शुरू होता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जो अगर 5 दिन भी लगाए आप आपको- पाकिस्तान से एंटर होने में, पाकिस्तान से आप ईरान एंटर होने में, तो मेरे भाई 35 दिन। अमेरिका थोड़ी जा रहे हैं भाई, समंदर का सफर है, वो समंदर का सफर टाइम है। आप इसलिए लगता है एशिया ना से कि अमेरिका वो जाने के आगे की लिए सेटिंग यार, देख के निकालते आगे हैं की कि सेटिंग वो देख घर में रोक के रखते हैं कि भाई अभी नहीं, अभी आगे सेटिंग खुलेगी। ईरान फिर में वो- जाके आपको ये सहूलत मिलती है चुनाव, बिल्कुल के चुनाव। घरों में सेव किया जाता है आपको। एक घर से उठाया दूसरे घर में खाना वाना आपको मिलना शुरू हो जाता है। बल उसमें भी जब भाई ट्रैवल कर रहे होता ना, तो आप बोलो ना कि मुझे बहुत सुकून ईजली मिल जाए गाड़ी में, नहीं भाई, पाकिस्तान से भी जाने से ज़्यादा मजीद आगे आपको बुरा मिलता है। ओहो। वो तो भाई गाड़ी के अंदर भी मारना शुरू कर देते हैं आपको। अल्लाह दरवाज़ा अकबर। खोला है, डिक्की उन्होंने खोली, दरवाजे की धक्का देकर बाहर फेंक दिया ऐसे भाई आपको, जाओ। जाओ, फेंक दिया। गाड़ी चलती भी आपको धक्का दिया, रोक नहीं सकते भाई, उनको अपनी जान का भी खतरा होता है। सही है, वो रोक नहीं सकते। तो अच्छा, वहाँ ये पे ये जो सीन होता है। किडनैपिंग वाला मैंने आपको बताया ना, इसमें होता है ये जाते हुए तो इनकी सेटिंग होती है, ये एजेंट वगैरह होते हैं, वो वहाँ से ले गए, वो वहाँ से ले गए, आगे ले गए, ठीक है, तो उसमें इतना नहीं होता। लेकिन जब आप टर्की में पकड़े जाते हो ना, अब जाहिर सी बात है आप डंके से आए हो, आपके बाहर पास से क्रॉस पासपोर्ट तो करके है ही आए थे। नहीं। तो अब क्या होता है, जब पुलिस यहाँ से पकड़ती है, कैंप में रखती है, फिर छोड़ती है ना पुलिस, तो वो आपको छोड़ती है ईरान की बॉर्डर पे। अल्लाह अब ईरान की बॉर्डर पे वो आपको छोड़ देती है, ठीक है। जिनके पास पासपोर्ट होता है उनको तो जहाज़ से निकाल देती है, ठीक है। सही है। या जो ID वीज़ा पे कार्ड आए, से ओवर स्टे हो गए, वो पेनल्टी पे करके एयरपोर्ट पे वहाँ से जहाज़ से निकल जाते हैं। लेकिन जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता उनको क्या करती है, ईरान के बॉर्डर पे छोड़ देती है। अब ईरान के बॉर्डर पे जो वहाँ के जो लोग हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो किडनैप कर लेते हैं। फिर वो आगे से पैसे मंगवाते हैं, बोलते हैं तुम अपनी फैमिली से पैसे मंगवाओ, ठीक है। अगर मंगवा लिए तो अगर पहली बार में छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वरना बोलते हैं हमारे पास नहीं है, दोबारा मंगवाओ। मतलब तुम शियाला भी हाँ, इस सीन तरह है। 2-3 बार पैसे मंगवा के फिर छोड़ते हैं। असल जुल्म में क्या होता है भाई ईरान मेरे में, ईरान में एक और मामला ये भी रहा है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ईरान के अंदर एक और मामला भी ये है कि ईरान चूँकि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में कुछ तलखियों की वजह से उनकी कुछ सैंक्शंस लगी थी, जिसकी वजह से ईरान का अपना जो वहाँ का नंबर है, वो आप इंटरनेशनली अगर कहीं भी डायल अप करेंगे तो वो उसका एक्चुअल नंबर वहाँ पे शो ऑफ नहीं होता। बाज़ औक़ात प्राइवेट नंबर से आएगा, बाज़ औक़ात है। मेरा कुछ अरसा ईरान में भी गुजरा है, तो मुझे पता है इस बारे में कि वहाँ जो MTN ईरान से हम आमतौर पर इस्तेमाल किया करते थे, तो वहाँ पर हम अपने नंबर से एक बाकायदा कॉल कर रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट नंबर आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ भाई आपको पास मेरा नंबर आ गया होगा, बोलते हैं नहीं नहीं हमारे पास प्राइवेट नंबर आ रहा है, या 0000000 करके आ रहा है। तो ये भी एक मसला है, लाजमी सी बात है आप वहाँ पर। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को फ़ारसी के अलावा इंग्लिश का येस और नो आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता भाई। अच्छा जी। ठीक टर्की है, में भी ऐसा ही है। टर्की के अंदर भी इस तरीके का, ईरान में भी ऐसे ही। ईरान में फ़ारसी आती है, पर्शियन वहाँ पे बोली जाती है, और वहाँ पर क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा ये दरी जो हमारी अफ़गानिस्तान की लैंग्वेज है, ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल देते हैं, अरबिक बोल देते हैं वहाँ पे। इंग्लिश का तो वहाँ पे सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और लाजमी सी बात है, अगर आप फेमिलियर लैंग्वेज से नहीं हो तो भाई यू आर टोटली लॉस्ट। जैसे कि अभी बाऊ बात कर रहे थे किडनैपिंग की, उसकी बात मैं कर रहा था आगे, तो जो कटिंग मेरी, तो उसका ये मैं कह रहा था कि जब आपके साथ भाई वो पकड़ दें ना आपको, तो उनके लिए आपकी जान की अहमियत नहीं, वो आपका बाजू काट देंगे अगर पैसे नहीं मंगवाओगे, आपका कान काट दिए, आपके ऊपर पत्थर फेंक दिए भाई, आपको गर्म करके इस्त्री जो होती है कपड़े करने प्रेस करने वाली, वो लगाते हैं भाई गर्म करके, आपके नाखून उतार देंगे प्लास से, उनको भाई कोई फर्क नहीं। काफत मतलब इस तरह का टॉर्चर काफरों से भी बुरा करते हैं हाल, इतने जुल्म करते हैं भाई। तो उससे बेहतर ये नहीं है भाई 8 लाख 10 लाख उनको देना। कोई 8-10 लाख मांगता है भाई, कोई यूरो के हिसाब से मांगता है, 5,000 यूरो 10,000 यूरो डॉलरों के हिसाब से। ऐसे भाई तो कहाँ से, जिनके पास सिर्फ मसा डंकी के पैसे बनने हैं, जो काम करके आ रहे हैं भाई, तो वो कहाँ से करेंगे, अपनी जान ही गवा के जाएंगे ना भाई। तो उससे बेहतर ये है कि आप स्टे करो पाकिस्तान में, अपने पास अच्छा अमाउंट बनाओ और लीगली तरीके से भाई आओ। काम पहले भी कर रहे हो, अभी 1-2 साल और भाई वेट कर लो, काम कर लो, आपके पास जब वीज़े के पैसे हो जाएंगे तो आप वीज़े से लीगली तरीके में आ जाओ। बहुत आसान तरीके हैं यार। बहुत आसान तरीके हैं भाई।